हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार पुनः डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आज आरपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा था चैनल पर कि प्लीज जो है ये आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ है इसको एक बार जैसे सारे पेपर अपलोड कर दिए गए हैं वैसे ही इसको भी चैनल पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि जिनको भी जैसे एग्जामिनेशन वगैरह एमपी का है उसमें भी 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इस एग्जामिनेशन में भी 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन एक साथ में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी एमपी का एग्जामिनेशन है 4 अगस्त को। ठीक है, उसकी तैयारी सब लोग कर रहे हैं, लगातार टेस्ट वगैरह चल रहा है। तो जो है एक बार जो है इस पेपर को भी आप लोग सॉल्व करके जाइए। ठीक है, अभी एनटीए नेट का पेपर हमने चैनल पर डिस्कस कराया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, वो भी आप लोग देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ में यह भी पेपर बचा हुआ था जो डिस्कस नहीं हो पाया था, क्योंकि हॉलीडे वगैरह था इस समय, समर वैकेशन का, तो हम लोग भी बाहर चले गए थे। लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि जैसे एमपी का अभी एक एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका भी एक बचा हुआ है जीएस वाला पार्ट, उसको भी कराना है, तो वह भी अपलोड किया जाएगा। लेकिन इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसको अपलोड करेंगे। तो आज पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है, और आज इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ में। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन द डीकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एकदम नई पुस्तक है देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि यह पुस्तक अभी एग्जामिनेशन में मतलब नेट वगैरह में हमने नहीं देखी है। ठीक है, तो नई पुस्तक है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। द डीकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इरविंग लुई होरोविट्ज, रैंडॉल कॉलिंस, रॉबर्ट बेला, एमेनुअल वेलस्टीन, या मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा मतलब जैसे रेंडॉल कॉलिंस को आपने देखा है, उनका नहीं है, वालस्टीन को आपने पढ़ा है जो है वर्ड सिस्टम थ्योरी में, तो उनका भी आपने ऐसा पुस्तक नहीं देखा है। तो थोड़ा सा नए में जाने की कोशिश करिए। तो अब नए में मतलब जाने का मतलब हो गया कि थर्ड और 1 में हमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो हम जो है इसको सर्च किए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1, यानी इरविंग लुई होरोविट्ज महोदय की ये बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम्मान यानी ऑनर किलिंग जो होता है, तुलनात्मक डिग्री, सम्मान यानी ऑनर की तुलनात्मक डिग्री पर आधारित सदस्यता वाले परिस्थिति समूह की विशिष्ट जो विशेषता है वह क्या कहलाती है? ठीक है, तो सम्मान यानी ऑनर की तुलनात्मक डिग्री पर आधारित सदस्यता वाले परिस्थिति समूह की जो विशिष्ट विशेषता है वह क्या कहलाती है? तो वह फ्रेंड्स कहलाती है जीवन शैली, यानी जो आपकी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, तो 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर का नौकरशाही का जो विश्लेषण है वह किसका उदाहरण है? ठीक है, तो मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का विश्लेषण है वह किस पर आधारित है? बृहद यानी मैक्रो समाजशास्त्र, जो उसके में मेसो यानी मेसो समाजशास्त्र, वैश्विक समाजशास्त्र, या सूक्ष्म समाजशास्त्र, या अनुत्तरित, या मतलब कोई नहीं होगा, तो ये बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो नौकरशाही है यह बृहद लेवल पर है। ठीक है, बृहद यानी बड़े लेवल पर है, तो ये हो जाएगा आपका बृहद, यानी कि माइक्रो जो है समाजशास्त्र यानी माइक्रो सोशियोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रो सोशियोलॉजी का ये विषय वस्तु है नौकरशाही। ध्यान रखिएगा इसमें सूक्ष्म अध्ययन नहीं है। ठीक है, तो मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का विश्लेषण है ये किस पर आधारित है? बृहद समाजशास्त्र यानी माइक्रो सोशियोलॉजी पे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई आदिवासी समूह किसी कारणवश 2 अर्धांशों, ठीक है, भातृ दलों में बट जाता है, तब इनमें से समूह का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? तो यह भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ पीजीटी वगैरह में, हायर में भी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अर्धांश, यानी इसको मोइटी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज सीमेल के कार्य की रुचि, ठीक है, यानी एरिया ऑफ जो है ये नहीं है, ये बताना है। ठीक है, जॉर्ज सीमेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एरिया ऑफ कंसर्न यानी किस कार्य में रुचि है ये बताना है जॉर्ज सीमेल की। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो द्वंद्वात्मक सोच, व्यक्तिगत चेतना, किशोर अपराध, फैशन। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट होगा वह होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। किशोर जो अपराध है वह मतलब जो है जजमेंटल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी द्वंदात्मक सोच, व्यक्तिगत चेतना, फैशन, ठीक है, यह सब पे इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी हुई है, ठीक है। तो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह पुस्तक किसने लिखी है, तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह किसके द्वारा लिखी गई है, A.L. बॉसम, ठीक है। A.L. बॉसम महोदय ने लिखा हुआ था। यह एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, हिस्टोरियन, इन्होंने हिस्ट्री पर वर्क किया था। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई थी। एक इनकी पुस्तक और भी इम्पोर्टेंट है, वह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब मैंने इसको सर्च किया तो एक पुस्तक इनकी और आ रही थी साथ में, वह थी द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म, ठीक है। तो मान लीजिए आगे जैसे यह पुस्तक आई हुई है, लेकिन अब आगे वह दे दें, मान लीजिए जैसे MP का एग्जामिनेशन होना है, बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो या नेट वगैरह जो मतलब आगे जो भी एग्जामिनेशन है, तो यह क्वेश्चन जब आया हुआ है A.L. बॉसम का, तो आगे यह भी इनकी पुस्तक आ सकती है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो नोट करते हुए चलिएगा, द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पुस्तक आप लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हमें लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे यहाँ पे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हर्बर्ट स्पेंसर को तो कई बार पढ़ा है सभी लोगों ने। देखिए ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशंस, सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। कौन सी, सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। लेकिन ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशंस ऐसी कोई पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है, तो यही होगा राइट, यानी नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसकी मान्यता है कि वर्गों के बीच संघर्ष इतिहास का इंजन है। तो इतिहासों की का इंजन जो है, जो समाज को क्रांति और पुनर्गठन की ओर ढकेलता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये किसका है, कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कि हर्बर्ट स्टेंसन के अनुसार आधुनिक समाज निम्नलिखित में से कौन से 3 चरणों से गुजरता है। तो हर्बर्ट स्टेंसन के अकॉर्डिंग बताना है कि जो समाज, आधुनिक समाज है, वो निम्नलिखित में से कौन से 3 चरणों के द्वारा गुजरता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 यानी कि आदिम, जंगली और औद्योगिक, ठीक है। तो ये यानी जो है प्रिमिटिव, सेवेज और फिर इंडस्ट्रियल, इस प्रकार से इन्होंने बताया हुआ था। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति का आदिम संस्कृत का जो सिद्धांत था वह किसने दिया था, ठीक है। तो आदिम संस्कृत का सिद्धांत या बेसिक कॉन्सेप्ट में कई बार मतलब जो है हमने भी इसको चर्चा किया हुआ है, चैनल पर भी काफी लेक्चर अपलोड किए गए हैं और सर ने भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है। आदिम संस्कृत का सिद्धांत हो गया या माना का सिद्धांत हो गया, तो तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं। तो जात प्रथा की उत्पत्ति का जो आदिम संस्कृत का सिद्धांत था वो किसने दिया था, वह दिया था J.H. हट्टन महोदय ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले किसने संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग निम्न वर्ग के बच्चों के द्वारा उच्च वर्ग के बच्चों के व्यवहार के अनुरूप ही व्यवहार करने की व्याख्या के लिए किया गया था। तो यह नेट में भी बहुत बार पूछा गया कि सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था। तो आप लोगों को पता है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस नामक एक पुस्तक लिखी थी, किसने, हर्बर्ट हाइमैन, ठीक है, H.H. हाइमैन ने। और इन्होंने सबसे पहले इसी पुस्तक में द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में ही क्या दिया था, यह सिद्धांत दिया था, ठीक है, संदर्भ समूह का। और उसके बाद में फिर द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक में किसने दिया था, R.K. मार्टन ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए इस प्रकार से पूछेगा तब मार्टन, लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछ रहा है तब ये H.H. हाइमैन का हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस हिंदू विवाह को माता पिता द्वारा निश्चित किया जाता है कि पिता द्वारा कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके दान के रूप में वर को दिया जाता है। तो आप सभी को पता है यह कौन सा, जो 8 प्रकार के विवाह होते हैं इसमें 4 मान्य हैं और 4 अमान्य हैं, ठीक है। तो ये चारों जो ऊपर दिए गए हैं ये चारों मान्य की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि हिंदू विवाह को माता पिता द्वारा जो है पुत्री को क्या, कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके, ठीक है। तो इसमें जब देंगे तो ये कौन सा विवाह होगा, ये ब्रह्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आर्ट्स वाले में दो जोड़ी बैल वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और गंधर्व वाला प्रेम विवाह से रिलेटेड है।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो राइट होगा कि अलंकार और वस्त्र आदि से, तो ये जो है कन्या को ये ब्रह्म विवाह हो गया। ऑप्शन 1 हमारा राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह किसका मत है कि क्या घरेलू जो काम है उत्पादक है, क्या नवीन पीढ़ी जो श्रमिकों की है को बढ़ाने में एवं वर्तमान पीढ़ी के लालन पालन में जो महिलाएं हैं अधिशेष अथवा अधिशेष मूल्य को उत्पादित करती हैं, क्या घरों में महिलाएं शोषित के साथ साथ दमनित भी हैं। तो यह फेमिनिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मधु किश्वर जो दहेज से रिलेटेड है, सुमा चिटनिस, गेल ओमवेट, विमला रामचंद्रन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हो जाएगा सुमा चिटनिस का। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स बात करते हैं वैसे इन्होंने भी अपनी थ्योरी में शोषित एवं दमनित महिलाओं की के ऊपर मुद्दे पे बात की हुई है। ठीक है, सुमा चिटनिस महोदय, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार वेबर के तार्किकता के 4 प्रकारों में से नहीं है। ठीक है, तो नहीं है ये पूछा है। व्यावहारिक बुद्धिसंगतता, औपचारिक बुद्धिसंगतता, वास्तविक बुद्धिसंगतता, व्यक्तिपरक बुद्धिसंगतता। ठीक है, तो जो है चौथा हो जाएगा इसमें, यानी व्यक्तिपरक बुद्धिसंगतता की बात उन्होंने नहीं की है। ठीक है, बाकी व्यवहारिक, औपचारिक, वास्तविक ये सब है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो ये कब किया था, इन्होंने 2000 में किया था। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जामिनेशन में आई हुई पुस्तक है, इसकी है लेविस कोजर की। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेल्विन एम ट्यूमिन के अकॉर्डिंग जो है कौन सी प्रक्रिया सामाजिक स्तरण की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ संबद्ध नहीं है। ठीक है, तो कौन सी संबंध नहीं है ये बताना है। तो इसमें परिस्थितियों का विभेदीकरण, परिस्थितियों की जो श्रेणी है, परिस्थितियों की जो एकजुटता है, मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा परिस्थितियों की एकजुटता। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी सब इसमें आएंगे। ठीक है, अगला है देखिए पुस्तक पूछी गई है ट्रिटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो ट्रिटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विल्फ्रेड पेरेटो, राइट मिल्स, जॉर्ज सीमेल, सोरोकिन। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ट्रिटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी ये विल्फ्रेड पेरेटो जी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने नीलगिरी की टोडा जनजाति का अध्ययन किया था। तो मॉरिस ओपलर, सुरजीत सिन्हा, ब्राउन, WRH रिवर्स। ठीक है, तो ये 4th हो जाएगा करेक्ट। रिवर्स ने जो है अध्ययन किया था नीलगिरी की टोडा जनजाति का। ठीक है, तो ऑप्शन 4th हमारा राइट हो जाएगा। किसके अनुसार समाज का इतिहास सामाजिक जीवन की बढ़ती बौद्धिकता और मुद्रा अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमी के सिद्धांतों के प्रभाव को गहरा करने का इतिहास है। तो अभी नेट वाले जो पेपर हुआ था उसमें भी इनकी पुस्तक पूछी गई थी, जॉर्ज सीमेल की। ठीक है, ऑप्शन 4th हमारा जो है ये करेक्ट होगा। इन्होंने ही कहा था कि जो है मनी इकोनॉमी की बात की है। ठीक है, तो जो है मुद्रा अर्थव्यवस्था की चर्चा की थी उन्होंने अपनी थ्योरी में, तो वही बता रहे हैं कि किसके अनुसार समाज का इतिहास सामाजिक जीवन की बढ़ती बौद्धिकता और मुद्रा अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमी के सिद्धांत को के प्रभाव को पर गहरा करने का इतिहास रहा है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा जॉर्ज सीमेल, तो ऑप्शन 4th हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किसका मानना है कि समाजशास्त्रियों को प्राथमिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों और प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये परिभाषा पूछी गई है, किसकी है, जॉर्ज सीमेल। ये जो है सामाजिक अंतःक्रिया के जो स्वरूप समाजशास्त्र है उसके प्रणेता भी माने जाते हैं जॉर्ज सीमेल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में स्टारबक्स कॉफी हाउस की उपस्थित संस्कृति के किस पहलू का संकेत है। तो आजकल फ्रेंड्स जितने मॉल वगैरह बड़े बन गए हैं तो उसमें सब अपनी अपनी शॉप डाल देते हैं, तो ये बाहर की कंपनियां हैं। स्टारबक्स कॉफी है जिसकी मतलब मान के चलिए कि एक कॉफी जो है वो कितने की है, 400। ठीक है, 400 की कॉफी है, और उसकी जो ये जो मतलब किसका पूछे हैं कि किस प्रकार के संस्कृत का पहलू है। ठीक है, तो बाहर की जो कंपनियां, जैसे मान लीजिए भारत के लोग गए अपना व्यापार कहीं पे किए, या बाहर के लोग जो आकर के अपनी शॉप वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत हाई रेट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए अमेरिका है या कोई बाहर की
विदेशी कंपनियां हैं तो वो वहां पर तो रेट है, लेकिन यहाँ पे जब भारत में डालते हैं तो उसका भी बहुत हाई रेट होता है, ठीक है। तो मिनिमम मान के चलिए कॉफी की जो कीमत है वो 400 है, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये पूछा है क्योंकि ये अभी नया नया चल रहा है। तो नवाचार, वैश्वीकरण, प्रसार, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, तो इसमें फ्रेंड्स ये जो एग्जाम्पल है स्टारबक्स कॉफी हाउस की उपस्थित जो हुई है संस्कृत के किस पहलू के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर, ठीक है। तो ये एक प्रकार से प्रसार है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी एक समिति की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तियों का समूह होता है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जब कोई समिति बनती है, पारस्परिक सहयोग की भावना होती है, अनिवार्य सदस्यता, तो अनिवार्य सदस्यता नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है ऐच्छिक सदस्यता होती है लोगों की, ठीक है। अनिवार्य सदस्यता जो है ये समुदाय वगैरह में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से प्रभावी हुआ। तो जो धन शोधन निवारण अधिनियम है यह 2002 कब से प्रभावी हुआ है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स 1 जुलाई 2005 से। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रुडोल्फ के अनुसार बुलॉक कैपिटलिस्ट का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो रुडोल्फ के अकॉर्डिंग बुलॉक जो कैपिटलिस्ट है उनका क्या तात्पर्य है, तो इसका जो होगा मध्यम किसान, बड़े भूमिपति, जमींदार, स्वतंत्र किसान, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा स्वतंत्र किसान, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला है 25 का हो गया फोर्थ, और 26 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस चरण में आनुभाविक ज्ञान यानी इम्पीरिकल नॉलेज का उपयोग सामाजिक विश्व को समझने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रत्यक्षवादी चरण, तत्व शास्त्रीय चरण, धर्म शास्त्रीय चरण, भौतिक चरण। तो फ्रेंड्स जो अनुभविक ज्ञान है, एम्पिरिकल नॉलेज का जो उपयोग सामाजिक विश्व को समझने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्षवादी जो चरण है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेज का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य व्यवहार सिर्फ ऐसा व्यवहार नहीं है जो मानदंड का उल्लंघन करता है, यह एक ऐसा व्यवहार है जिसका उल्लंघन करता उसकी ओर अभिमुख होकर करता है। यह अभिप्रेरित उल्लंघन है या किसका कथन है, तो सदरलैंड, हार्वर्ड एस बेकर, कॉर्निस एम क्लास, एच.एम. जॉनसन। तो समान व्यवहार सिर्फ एक ऐसा व्यवहार नहीं है जो मानदंड का उल्लंघन करता है, यह एक ऐसा व्यवहार है जिसका उल्लंघन करता उसकी ओर अभिमुख होकर करता है। तो ये किसका है, ये हो जाएगा कॉर्निस एवं क्लार्क का, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीके की व्याख्या किस पुस्तक में की, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीके की व्याख्या किस पुस्तक में की है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल। तो ये बताना है, ठीक है। तो ये किसमें किया था, उन्होंने किया था दास कैपिटल में, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पियरे बोर्दियू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक विशेष प्रकार के पर्यावरण जैसे वर्गीय स्थिति की अस्तित्व विशेषताओं की भौतिक स्थितियां की निर्णायक इकाइयों वाली संरचनाओं से उत्पादित होता है। तो अभी नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो किससे रिलेटेड है, इनकी हैबिट्स की जो अवधारणा दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स को एक बार अपडेट करने की कोशिश करेंगे। 29 देखिए, इसमें ये है हैबिट्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पियरे बोर्दियू ने, नेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्यावरण जैसे वर्गीय स्थिति की अस्तित्व विशेषताओं की जो भौतिक स्थितियां हैं वह निर्णायक इकाइयों वाली संरचनाओं से उत्पादित होती हैं। तो इसमें जो आपका कल्चरल कैपिटल होगा वह सही होगा, ठीक है। तो ये हैबिट्स की इन्होंने अवधारणा दी थी, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इसमें होगा ये होगा कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक पूंजी की बात इन्होंने की हुई है। तो ऑप्शन फोर्थ 29 का वह राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों जो गैर तार्किक सिद्धांतों के रूप में हैं के मध्य विल्फ्रेड पेरेटो ने अंतर जो है वो स्थापित किया है, ठीक है। तो इसका जो होगा वह होगा वैज्ञानिक सिद्धांत एवं अनुभव सिद्धांत, ठीक है। तो वैज्ञानिक और अनुभव वाला इसमें सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सामंजस्य की विधि में सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकृत किया गया है और संस्थागत साधनों को अस्वीकृत किया गया है। तो मर्टन ने ये सिद्धांत दिया था सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन का, ठीक है।
तो इसमें ये बताना है कि किस सामंजस्य की विधि में सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकृत किया गया है और संस्थागत साधनों को अस्वीकृत किया गया है। तो इसमें नवाचार, विद्रोही, प्रत्यावर्तन, संस्कारिता। तो फ्रेंड जब भी नवाचार होता है तो सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार किया जाता है, ठीक है, जब भी कोई इनोवेशन होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, नवाचार। अगला है कि एल्विन डब्ल्यू गार्डनर महोदय, ठीक है, तो डब्ल्यू गोल्डनर के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समाजशास्त्र के अंतरराष्ट्रीय विकास का मुख्य दौर गलत है, ठीक है, तो कौन सा इसमें है ये बताना है। तो समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद, मार्क्सवाद, परंपरागत समाजशास्त्र, पार्सन्सवादी संरचनात्मक प्रकारवाद, ठीक है, तो इसमें जो होगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू ए गोल्डनर के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें जो उन्होंने बताया पश्चिमी समाजशास्त्र के अंतरराष्ट्रीय विकास का मुख्य दौर गलत है, तो वह है पार्सन्सवादी संरचनात्मक प्रकारवाद, ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि जॉर्ज सीमेल के अनुसार अंतःक्रिया के साधनों यानी मोड्स में एक रूपता उत्पन्न होती है क्योंकि उन सब में विद्यमान है। तो क्या विद्यमान है ये बताना है, ठीक है, तो इसमें विनिमय, तार्किक चयन, व्यक्तिवादिता, हित। तो जॉर्ज सीमेल के अनुसार अंतःक्रिया के साधनों में एक रूपता उत्पन्न होती है क्योंकि उनमें विनिमय होता है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, किसका मत है कि वर्ण मॉडल जाति की गलत एवं विकृत छवि देता है, ठीक है, तो जो वर्ण मॉडल है यह बता रहा है कि किस जो है जाति की गलत एवं विकृत छवि देता है। तो आंद्रे बेतेई, एम एन श्रीनिवास, लियू ड्यूमा, ई आर लीच। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा ई आर लीच महोदय का, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु सभी मानव क्रियाओं में उपस्थित लगती है परंतु इन क्रियाओं के सभी पक्ष विषय वस्तु को निर्मित नहीं करते, ठीक है, तो 35 का जो होगा वह होगा पीटर एल बर्जर, ठीक है, तो पीटर एल बर्जर यानी समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु सभी मानव क्रियाओं में उपस्थित लगती है परंतु इन क्रियाओं के सभी पक्ष विषय वस्तु को निर्मित नहीं करते, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से किस विद्वान ने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा है। तो कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, किसने कहा है, पीएच प्रभु ने, ठीक है, पीएच प्रभु, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बीसी जो गुहा थे, बीएस गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितने प्रजातीय समूहों से बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है नेट वगैरह में। तो कितने की चर्चा उन्होंने की हुई थी जो है बीसी गुहा ने प्रजातीय समूहों से, तो उन्होंने 6 बताया था, ठीक है, लेकिन जो है जीएच हट्टन महोदय ने कितना बताया था तो वह भी आप लोग इसी समय जो है नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो जेसी हट्टन थे उन्होंने 7 प्रकार के बताए थे प्रजातीय समूह, ठीक है, तो मान लीजिए आगे एग्जामिनेशन में हट्टन का पूछ ले तो अभी ये जो बीसी गुहा वाला है ये अच्छे है, लेकिन आप लोग बगल में लिख दीजिएगा मतलब जो है हट्टन महोदय का, उन्होंने जो है 7 प्रकार के जनसंख्या प्रजातीय समूहों की चर्चा अपनी थ्योरी में की हुई है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, दोनों एक साथ में नोट करिएगा ताकि वह भी तैयार रहे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने ग्राम समुदाय में श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा की हुई है, ठीक है, तो ये किसने किया है, ग्राम समुदाय में श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा, तो ये की है फ्रेंड्स विलियम वाइजर, ठीक है, विलियम वाइजर जिन्होंने जगमानी व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है। तो जो एलिनेशन थ्योरी है उसको किसने 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसने किया है, तो ये किया है फ्रेंड्स एम सीमन महोदय, किसने, एम सीमन, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पितृसत्ता का वह रूप जिसमें पितृसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है, तो वह क्या कहलाती है, वर्ग आधारित पितृसत्ता, मार्क्सवादी, पूंजीवादी, आर्थिक। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो है पूंजीवादी पितृसत्ता यानी कैपिटलिस्ट जो है पैट्रियार्की, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा हुआ है, ठीक है, तो दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा हुआ है ये बताना है। तो दोहरी चेतना जो है एंथोनी गिडिंग, सीएच कुले, इमाइल दुर्खीम, डब्ल्यू.ई.बी. डुबायस, ठीक है, तो डब्ल्यू.ई.बी. डुबायस, तो दोहरी चेतना जो है ये किसने गढ़ा है, तो ये जो हमें लग रहा है ये एंथोनी गिडिंग्स का सिद्धांत है और ये आया भी हुआ है कहीं पर, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है अभी
अगर आप सभी को पता होगा इसका तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अपडेट करिएगा। वैसे मैं एंथोनी गिडिंग्स ही इसको पढ़ी हुई थी, अभी तो मुझे मिला नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान है ये एंथोनी गिडिंग्स का है। दोहरी चेतना का जो शब्द है यह किसने दिया है, ठीक है। तो डबल कॉन्शियसनेस की जो बात की थी वह की थी एंथोनी गिडिंग्स ने, ठीक है। तो ऑप्शन 1 अभी आप लोग मान के चलिए, और अगर मुझे मिलेगा, अगर इसका मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, और अगर आप में से किसी को भी मिलता है तो आप लोग भी वहां पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 अभी मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति से है। यह परिभाषा किसने दी है, ठीक है। तो सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति से है। तो सोशल मोबिलिटी की बात किसने की थी सोरोकिन महोदय ने, ठीक है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशल मोबिलिटी, तो इन्होंने, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सोरोकिन। अगला है कि रेसिड्यू सी पैरेटो का तात्पर्य है तो किससे है, ये बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, भावनाओं की अभिव्यक्ति, गैर तार्किक क्रिया के तार्किक विश्लेषण, पहचान व संतुलन, जिनका हम पर अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ये बताना है। तो रेसिड्यू सी पैरेटो का क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो इसमें जो फ्रेंड्स करेक्ट होगा वो वह होगा आपका सेकंड, यानी गैर तार्किक क्रिया का तार्किक विश्लेषण, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के बीच अंतः क्रिया की गुणवत्ता को समझाने के लिए डॉयड ऑन ट्रायड, ठीक है, शब्दों का प्रयोग किसने किया है। तो पीजीटी वगैरह में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, जॉर्ज सीमेल। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला है हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस के लेखक कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस के लेखक कौन है। तो बैद्यनाथ सरस्वती, विनोद कुमार सरकार, जे.एच. हट्टन, आर.सी. वर्मा, ठीक है। तो 45 का क्या होगा करेक्ट, तो ये होगा विनय कुमार सरकार, ठीक है। तो विनोद कुमार जो सरकार है उन्होंने क्या लिखी है, हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन इमेजिन्ड कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, न्यू है। इमेजिन्ड कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो उल्रिच बैक ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी, रिस्क सोसाइटी, ठीक है। तो रिस्क सोसाइटी उल्रिच बैक ने लिखी हुई थी। बेनेडिक्ट एंडरसन, एंथोनी गिडिंग्स, एल्विन जो गवर्नर महोदय हैं, ठीक है। तो 46 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो होगा बेनेडिक्ट एंडरसन महोदय ने लिखी है, ठीक है, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। जब कोई व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, रूढ़ियां, कानून, जनरीतियां, रिवाज, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, रूढ़ियां, ठीक है, मोरेज। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द इंडियन मिडिल क्लासेज देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो द इंडियन मिडिल क्लासेज देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स के लेखक कौन है, रोमिला थापर, बीबी मिश्रा, विनय लाल, स्वामी क्रियानंदा। तो जो 48 का होगा वह क्या होगा, बीबी मिश्रा, ठीक है। बीबी मिश्रा ने लिखा हुआ है द इंडियन मिडिल क्लासेज देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। जब एक शोधकर्ता पिता और पुत्र के बीच व्यावसायिक स्थिति में परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है तो यह किसका अध्ययन है, कैरियर गतिशीलता, पीढ़ीगत, ऊर्ध्वाधर, व्यावसायिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 49 का सेकंड होगा, यानी जो पीढ़ीगत गतिशीलता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की भारतीय जनजातियों उनके मुख्य धंधों को लेकर निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो इसमें जनजातियां दी गई हैं और उनके सामने जो है दिया गया है उनका युग्म, और इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, ठीक है। तो भूटिया, झूम कृषि, मालर हल से खेती करना, भील पशुपालन, और चेचू शिकार एवं भोजन संग्रहण। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट होगा वह हो जाएगा चेचू, ये शिकार एवं भोजन संग्रहण करने वाली जनजाति है, ठीक है। बाकी सब इसमें गलत दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 1 है यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न जो विचारक है, यहाँ पे कुछ सामाजिक विचारक हैं और उनकी पुस्तकें दी गई हैं, उसे हमें यहाँ पे मैच करना है। कार्ल मैनहीम, रेडक्लिफ ब्राउन, जॉनसन, टीवी वाटोमोर, ठीक है। तो कार्ल मैनहीम जो है कौन सी पुस्तक लिखे थे, तो इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कार्ल मैनहीम। तो ए का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका ये आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, बहुत बार नेट के सिलेबस में भी है कार्ल मैनहीम, ठीक है। तो और रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, सभी को पता है, 2 का आ हो जाएगा। और एच एम जॉनसन सोशियोलॉजी
जो है सोशियोलॉजी आ सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, तो थर्ड का हो जाएगा आपका दा, ठीक है, तो थर्ड का दा हो जाएगा। और टीबी बाटोमोर शुरुआती होती है सोशियोलॉजी या गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ठीक है, तो ये जो है सोशियोलॉजी या गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। तो फोर्थ का हो जाएगा आपका बा, ठीक है, तो फोर्थ का बा हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे। अब आइए इसको मैच करते हैं। तो इसमें जो आपका 51 का जो करेक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड को मैच कीजिएगा तो ये आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 52 पेरेटो ने जो अवशिष्ट चालकों के कितने भागों का उल्लेख किया है, ठीक है, तो पेरेटो ने कितने जो है वर्गों का उल्लेख किया है अवशिष्ट चालकों का, ये बताना है। तो 2, 4, 6, 7। तो इसमें जो फ्रेंड्स करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन थर्ड यानी कि 6 वाला, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया था पेरेटो ने जो अतार्किक क्रिया थे अवशिष्ट चालक, ठीक है, भ्रांत तर्क, मानव के अतार्किक और बुद्धिहीन व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाओं व उद्वेगों को पेरेटो ने अवशिष्ट चालक कहा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी में इन्होंने 6 प्रमुख रूप बताए थे, वह कौन कौन से थे। सम्मिलन के चालक, मान लीजिए पूछ लेगा कि कौन से नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला उन्होंने बताया था सम्मिलन के चालक, समूह स्थायित्व के चालक, तीसरा सामाजिकता के चालक, चौथा काम वासना के चालक, और पांचवा जो है व्यक्तित्व निर्माण के चालक, और छठा बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले जो चालक थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने अभिजन परिभ्रमण संबंधी अवधारणा में इसको बताया हुआ था। तो ये 6 हो जाएंगे आपके, आप 6 जो थे इसको नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, मैक्स वेबर के अनुसार विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है, ठीक है, तो मैक्स वेबर के अनुसार जो विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है, तो इसमें जो होगा वो होगा धार्मिक विचार एवं जो मूल्य है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट एंड एथिक्स की बात उन्होंने की थी, तो यही वाला आपका ऑप्शन 1 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गांव मात्र एक जगह नहीं जहां लोग रहते थे, यह एक प्रारूप था जिसमें भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्य प्रतिबिंबित होते थे, यह किसने कहा है, तो इम्पोर्टेंट है आंद्रे बेत्तेई, लुई ड्यूमा, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि गांव मात्र एक ऐसी जगह नहीं है जहां लोग रहते थे, यह एक प्रारूप था जिसमें भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्य प्रतिबिंबित होते थे, तो किसने कहा है, आंद्रे बेत्तेई, लुई ड्यूमा, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास। तो फ्रेंड्स ये कहा था आंद्रे बेत्तेई, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 है कि किसने जात की गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझाने में संदर्भ समूह सिद्धांत की के उपयोग की अदालत की है, तो यह क्वेश्चन पीजीटी में भी आया हुआ था, ठीक है। आंद्रे बेत्तेई, देसाई, वाईपी दामले और जो है एमएन श्रीनिवास, और क्या इसमें करेक्ट होगा, तो फ्रेंड्स किसने जात की गतिशीलता की जो गत्यात्मकता को समझाने में संदर्भ समूह सिद्धांत की जो अवधारणा दी थी वह किसने दी थी, एमएन श्रीनिवास। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 का, ठीक है, तो 55 का हमारा 4 हो जाएगा। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अगेंस्ट फ्रेगमेंटेशन, द ओरिजिन्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, पुस्तक का लेखन किया हुआ है, ठीक है। तो अगेंस्ट फ्रेगमेंटेशन, द ओरिजिन्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक जो है इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये किसने लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। एल्विन डब्ल्यू गोल्डन महोदय, पेरी एंडरसन का नाम आ रहा है, लुई अल्थूजर, जॉर्ज लुकास। तो फ्रेंड्स अल्थूजर, लुकास ये तो दोनों लोग लिखे नहीं है, क्योंकि इन लोगों को हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा हुआ है। अभी तक के चैनल पर बहुत सारे वीडियोज वगैरह या नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन इनसे रिलेटेड इनके नहीं आए हुए हैं, ठीक है। अब बचे एल्विन जो A.W. गोल्डनर हैं और पेरी एंडरसन, ठीक है, तो 2 में डाउट है। तो जब भी इस प्रकार की बुकें आए जिनको आपने नहीं पढ़ा हुआ है, अल्थूजर आपके नेट के सिलेबस में है, लुकास हैं, तो आप लोगों ने इनको देखा होगा, लेकिन आपने कहीं पर नहीं इस प्रकार के पुस्तकों को देखा, तो तब आप ऐसी कंडीशन में जो नए रहें उन पर थोड़ा सा फोकस किया करिए, ठीक है, ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आपके 1-2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर या पेरी एंडरसन, तो अब हमें इसमें दिमाग लगाना है। तो 56 का क्या हो जाएगा,
यानी एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर या पेरी एंडरसन। तो इसमें जो फ्रेंड्स करेक्ट होगा वह होगा आपका पेरी एंडरसन। तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा 56 का। तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, ये आ सकती है आगे भी। अगेंस्ट फ्रेगमेंटेशन, द ओरिजिन्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार लगा दे रही हूँ, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसमें 4-5 पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी गई हैं, एकदम न्यू है, ठीक है। उन सभी पुस्तकों को आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ कि जो आपने एक अपनी इंपॉर्टेंट कॉपी वगैरह लोग बनाए रहते हैं, जिसमें स्टार बना के नोट करते रहते हैं, उसमें इन पुस्तकों को आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे ये पुस्तकें काम आ सकती हैं, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी? पेरी एंडरसन महोदय की। तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 57, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि समाज एवं सामाजिक जीवन में द्वंद्व और सहयोग का अनिवार्य सहअस्तित्व है, ठीक है। तो गिलक्रिस्ट पैरेटो, जॉर्ज सीमेल, टॉलकट पार्सन, जो आपके टॉनीज हैं या टॉनीज। तो इसमें क्या हो जाएगा 57 का? तो वो हो जाएगा जॉर्ज सीमेल, ठीक है। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सीमेल। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय गांवों को ज्वाइंट तथा सेवेरल्टी में विभाजित किया? तो गांवों को ज्वाइंट तथा सेवेरल्टी में विभाजित किया है, ये बताना है। चार्ल्स मेटकाफ, मैकिन मैरियट, हेनरी मैन, एमएन श्रीनिवास। तो नया थोड़ा सा है कि गांवों को किसने ज्वाइंट तथा सेवेरल्टी में विभाजित किया है? तो यह हो जाएगा आपका 58 का थर्ड हो जाएगा, हेनरी मैन, ठीक है। तो हेनरी मैन जो है इन्होंने किया हुआ है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पीछे मुख्य प्रेरक कौन थे? तो 1952 में एस.सी. दुबे, आंद्रे बेतेई, अल्बर्ट मेयर व डुग्लास एम सिंगर, हेरोल्ड कॉफमैन व जेसी बर्नार्ड, एस.सी. दुबे व योगेश अटल। तो फ्रेंड्स जो 1952 में प्रारंभ किया गया था सामुदायिक सीडीपी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसको कहते हैं, तो इसमें किसकी मुख्य भूमिका थी? तो इसमें थी एस.सी. दुबे व योगेश अटल। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कि कौन सी एक संस्कृत की विशेषता नहीं है? तो संस्कृत हस्तांतरित नहीं होती, संस्कृत सीखी जाती है, संस्कृत सामाजिक होती है, संस्कृत अधिवैक्तिक एवं अधिशाब्दिक होती है। तो इसके कुछ हर्षोविट्ज ने विशेषताएं बताई थी। तो ये देखिए संस्कृत सीखी जाती है तो ये विशेषता है, संस्कृत सामाजिक होती है, संस्कृत अधिवैक्तिक एवं अधिशाब्दिक होती है, संस्कृत हस्तांतरित होती है, ठीक है, उन्होंने बताया था हर्षोविट्ज ने, ठीक है। लेकिन संस्कृत हस्तांतरित नहीं होती है, ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यही जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। यानी संस्कृत जो है यहाँ विशेषता नहीं है, तो संस्कृत हस्तांतरित होती है, यहाँ दिया गया संस्कृत हस्तांतरित नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि दुर्खीम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? वे सामाजिक रूप से उत्पन्न हुए हैं, वे अपेक्षाकृत स्वायत्त हैं, वे व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं, सामाजिक संगठन के साथ एक संरचनात्मक मेल सामंजस्य होता है। तो 61 का क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन थर्ड, यानी वे व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं, ये सत्य नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 है कि शक्ति की शून्य योग अवधारणा की चर्चा किसने की है? तो जीरो सम कॉन्सेप्ट की बात किसने की है? तो एंथोनी गिडिंग्स, हर्बर्ट गैंस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 बताना है। तो 62 का कौन सा हो जाएगा? शक्ति की शून्य योग अवधारणा। तो जीरो सम कॉन्सेप्ट की बात किसने की थी? तो मैक्स वेबर। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बीरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल आर्डर में नहीं किया? तो लघु आकार, समानता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन, ठीक है। तो 63 का क्या हो जाएगा? कौन सी विशेषता जो है यह जो है समूह की नहीं है? तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स लघु आकार, ठीक है। तो समूह की ये विशेषता नहीं है समूह की, ठीक है। लघु आकार जो है इसकी चर्चा उन्होंने स्मॉल साइज की नहीं की हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 है कि किसने अपने गांव के अध्ययन में परिस्थिति विषमता की अवधारणा का उल्लेख किया? ठीक है, तो परिस्थिति जो विषमता की अवधारणा का उल्लेख है वो किसने किया है? तो आंद्रे बेत्तेई, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, ए आर देसाई। तो फ्रेंड्स जो परिस्थिति विषमता की अवधारणा है इसका जो उल्लेख किया था वह किया था आंद्रे बेत्तेई, कास्ट क्लास एंड पावर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 65 है कि पीटर एल बर्गर की लिखित पुस्तक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य आधारभूत है? तो विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य, जो है रेडिकल परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या जो है कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स उन्होंने किया था विवेचनात्मक, रेडिकल, मानवतावादी, तो उन्होंने किया था ये ह्यूमनिस्टिक वाला। ठीक है, तो जो ऑप्शन थर्ड है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात उन्होंने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 66 है कि निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है, ना कि स्वरूप में। तो जेम्स रोन हार्ट, रॉस वब्लूम, हेनरी बस्टीन या अमर्त्य सेन। तो 66 का सेकंड हो जाएगा रास वब्लूम, यानी निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है, ना कि स्वरूप में। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। किसका मत है कि समाज में व्यवस्था, अस्थायित्व एवं सहयोग मूल्य एक मत्ता पर आधारित होते हैं? तो किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड्स टालकट पार्सन्स ने। ठीक है, जो समाज में व्यवस्था, स्थायित्व एवं सहयोग मूल्य एकमतता की चर्चा की है वो की है टालकट पार्सन। तो 67 का 1। 68 को देखेंगे कि वेबर के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो आत्म अनुशासन, व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ, निरंतर निवेश एवं पुनर्निवेश, नैतिकता का जो है सांस्कृतिक या नैतिक सेट। तो 68 का फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 2, यानी मैक्स वेबर ने व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ की बात नहीं की है। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के लिए चलाया गया अभियान इंदु अग्निहोत्री और रजनी पालरीवाला द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है? ठीक है, तो कौन सा है? कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान, दहेज विरोधी अभियान, मुस्लिम महिला बिल, सती विरोधी अभियान। तो इसमें जो 69 का होगा वह होगा 4, यानी सती विरोधी अभियान की जो चर्चा है इसमें इन्होंने नहीं की हुई है। तो ऑप्शन 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किसने मानव संस्कृति एवं मानव इतिहास के तथ्यों को एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करके प्रत्यक्षवाद का विरोध किया? तो किसने किया था? देखिए यहाँ पे विल्हेम डिल थे, जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सेंट साइमन। तो फ्रेंड्स मानव संस्कृति एवं मानव इतिहास के तथ्यों को एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करके प्रत्यक्षवाद का विरोध किसने किया था? तो ये जो किया था फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका जो है 70 नंबर का 2 वाला। ठीक है, 2 हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल। ठीक है, तो 70 का हो जाएगा आपका 2, ये हीगल ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्कालीन दौर के विद्यमान समाजवादी साहित्य के प्रकारों जिनका विवेचन कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया है वे कौन सा प्रकार गलत है? ठीक है, तो प्रक्रियावादी समाजवाद, दकियानूसी अथवा पूंजीवादी समाजवाद, सुधारवादी समाजवाद, आलोचनात्मक कल्पनावादी समाजवाद। तो 71 का हो जाएगा थर्ड, यानी सुधारवादी समाजवाद जो है यह गलत होगा। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? तो बहुत बार यह पीजीटी वगैरह में आया हुआ है। दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराना, लेकिन टकरा गए लेकिन अगर वो चल दिए कुछ नहीं किए तो यह अंतःक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं व्यक्ति लेकिन आप बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो यह भी कोई अंतःक्रिया नहीं है। वर्षा प्रारंभ होने पर अपना अपना छाता खोल करके चले जा रहे हैं लेकिन किसी से कोई जो है बातचीत नहीं हो रही तब भी नहीं। लेकिन दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद में नाराज होना, ठीक है, यानी जो है आंखें और मुंह लाल करना, ये सब जो फेस एक्सप्रेशन वगैरह जो होता है यह सामाजिक अंतःक्रिया करने के जो है ऊपर है। तो दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराने के बाद में नाराज होते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद में कहा सुनी होती है, तो ये क्या हो जाएगा 72 का हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया था दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराना, लेकिन नाराज होना नहीं दिया गया था, तो इसलिए ऑप्शन 1 नहीं, लेकिन नाराज हो गए तो कहा सुनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैसल सॉफ्ट आधारित है, सीमित विशेषीकरण, स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य, पारंपरिक प्रथाएं, धार्मिक मूल्य। तो इसमें क्या हो जाएगा 73 का, तो ये जो है गैसल सॉफ्ट किस पर आधारित है? तो ये है स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य। ठीक है, तो रैशनल जो है इस पे ये आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। तो बहुत बार यह परिभाषा पीजीटी नेट में आई हुई है, किसकी है फ्रेंड्स? ये है ग्रीन की। तो 74 का हो जाएगा 74 का 1। क्वेश्चन नंबर 75 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है, किसने परिभाषित किया है? तो यह किसने कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार को प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता
बनाए रखी जाती है। तो यह कहा था फ्रेंड्स टालकट पार्सन, तो 75 का फोर्थ हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा था ना कि कोई भी जो कली है उसको फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए। तो सामाजिक नियंत्रण में उन्होंने एक परिभाषा भी दी थी, ठीक है, कि अपराध की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए। तो ये भी परिभाषा कई बार नेट वगैरह में आई हुई है। तो ऐसे इन्होंने कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है। तो ये कहा था टालकट पार्सन। तो फ्रेंड्स जो 1 से 75 यानी पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे जो है आप सभी लोगों के साथ में आज सॉल्व किया है। आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम 76 से लेके 150 तक के क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे जैसे ही समय मिलता है। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इतनी देर तक बने रहने के लिए, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।